वाकई कोई मामूली बात नहीं है। अगर 27 साल तक कोई पार्टी सत्ता में है, वो लगातार राज कर रही है गुजरात में, और वो फिर से अपनी वापसी करती है, और इस बार वापसी ऐसी करती है जो एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक दर्शाता है कि एक प्रचंड जीत हो सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है 2024 के पहले गुजरात की इस जीत को प्रोजेक्ट करने में। लेकिन बात विपक्षी पार्टियों की भी आती है। हम आपको नंबर्स दिखा दें, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन वोट परसेंटेज जब सीट्स में कन्वर्ट होता है तो देखिए यहां पर मामला कैसे किसके लिए कहां पर अटकता है। 77 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की पिछली बार, लेकिन इस बार वो सिमटती हुई दिख रही है 16 से 30 के बीच में, यानी एवरेज निकाल लीजिए तो 22। वहीं पर जब आप देखते हैं आम आदमी पार्टी को तो वो 9 और 21, एवरेज निकाल लीजिए 15 सीटों के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जिसे अपर एज बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 129 से लेकर 151, यानी लगभग 140 सीटों के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। और बीजेपी वाले कहते भी हैं, उनसे आप पूछिए कि एमसीडी चुनाव में भी मोदी जी की फोटो और गुजरात के चुनाव में भी, हिमाचल के चुनाव में उनकी फोटो, तो वो कहते हैं हाँ, हम तो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। लेकिन क्या रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, कैसे वो हार्डवर्क और होमवर्क के जरिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2022 चुनाव में जीत दिलाने वाला रोड मैप बीते साल यानी 2021 में तैयार कर लिया था। सरल शब्दों में समझें तो गुजरात चुनाव की तैयारी प्रतिद्वंदी पार्टियों की शुरू होने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। पहले अमित शाह के साथ मिलकर एक चुनावी रणनीति बनाई और फिर जमीनी स्तर पर एक्शन शुरू कर दिया। बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर किया। मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाई और गुजरात के नेताओं को शामिल किया। मध्य गुजरात के आणंद जिले से देव सिंह चौहान, सूरत से दर्शाना जगदोश और सौराष्ट्र के सुरेंद्र नगर से महेंद्र मुंजपारा जैसे ओबीसी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी ने 2017 में आणंद और सुरेंद्र नगर जिलों में खराब प्रदर्शन किया। 2 महीने बाद सितंबर 2021 में बीजेपी ने सत्ता विरोधी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल ने ले ली। ये सब चुनाव से 1 साल पहले ही कर दिया था। 2017 में आदिवासी वोटरों की वजह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लिहाजा इस बार मोदी ने सबक लेते हुए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करें। भले ही चुनाव बीजेपी के पक्ष में झुका नजर आ रहा था, इसके बावजूद मोदी ने रिस्क नहीं लिया और मतदाताओं को लुभाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। साथियों, जब सरकार संवेदनशील होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है, मध्यम वर्ग के परिवार को होता है, माताओं बहनों को होता है। पहले हम देखते थे कि गुजरात में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इतनी चिंता का विषय था, लेकिन सरकारों ने उसे किस्मत के नाम पर छोड़ रखा था। हमने तय किया कि हमारी माता बहनों के जीवन का प्रश्न है, इसका ठिकरा किसी के किस्मत पर नहीं फोड़ने दिया जाएगा। पिछले 20 वर्षों में हमने इसके लिए लगातार सही नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया। आज गुजरात में माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। अपनी रैलियों से मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसने गुजरात के सभी 52,000 बूथों पर
10,40,000 पन्ना प्रमुखों और 10,90,000 काडर के साथ पार्टी की चुनावी मिशनरी पूरी एक्टिव है। ये पूरी रणनीति 5 बिंदुओं पर केंद्रित है। चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम के साथ ऐसे 5 मुद्दों को चुना जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते थे। पहला, सत्ता विरोधी रुझान और पार्टी के अंदर असंतोष का तोड़। दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी थी जो कोविड महामारी के चलते बीजेपी की परेशानी का सबब था। तीसरा, कांग्रेस पर नकेल कसके उसे बेअसर करना, जिसने 2017 में अपने अभियान से बीजेपी को चौंकाते हुए 77 सीटें जीती थी। चौथा, जाति समीकरण वाली चुनावी राजनीति से निपटना। पांचवा, आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स, जिसे मोदी ने रेवड़ी कल्चर नाम दिया है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मोदी ने अपने आक्रामक चुनावी अभियान से विरोधियों के हर वार को बेअसर करने की कोशिश की, जो एग्जिट पोल के अनुमान में नजर आ रहा है। ये मोदी का मैजिक है कि हिमाचल में बीजेपी टक्कर में है। भले ही एग्जिट पोल के अनुमान में कांग्रेस को बढ़त दिखा दे रही है, लेकिन हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने वाली रवायत के बावजूद कांग्रेस को एक तरफा जीत का अनुमान नहीं है। वजह है नरेंद्र मोदी पर हिमाचल के लोगों का भरोसा। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं। पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं। अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश भी देते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के तरकश में नरेंद्र मोदी ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर चुनाव में विरोधियों को परास्त करने की गारंटी है। आज तक ब्यूरो।